So very good evening to everyone. This side Sanu, director and founder of Flames Academy. So today we have all India rank 29 of CLAT 2022, Uday Banerjee. Many congratulations Uday to you and your family. Tell me Uday, how are you feeling right now? Thanks a lot, Bhaiya, for having me over. The journey has been tremendous. एकदम एकदम सोचा भी नहीं था कि आई 29 आने वाली है. स्कोर मैंने उम्मीद करी थी कि अच्छा स्कोर बनेगा, Hmm. बट आई 29. आई मीन अनबिलीवेबल. ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर सपोर्ट. So Uday, from CLAT aspirant, right? एक साल पहले CLAT aspirant की जर्नी रही, फिर आज एनलिस्ट बैंगलोर है. तो तुम हाउ डू सी द बोथ जर्नी, हाउ डू कंपेयर योरसेल्फ कि तैयारी के समय क्या पर्सनालिटी रही, रिजल्ट आया तो उस बीच में क्या ग्रोथ देखा तुमने अपने पर्सनालिटी में? व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन 2 years बैक, तब मैं काफी आई वुड से काफी नाइव सा था, एक काफी डूबियस सा बच्चा था कि समझता नहीं था उतनी लाइफ की, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो समझता नहीं था. 2 साल में आई वुड से मेरा जो पूरा कैरेक्टर जो था वो पूरा कंप्लीटली रिवर्स मार गया. ओके. पूरा कंप्लीट रिवर्स गया. पूरा प्रिपरेशन ने डिसिप्लिन सिखाई, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया, कॉन्फिडेंस सिखाई, छोटी छोटी खुशियां ढूंढना सिखाई. सबसे ज्यादा वो एकदम मंडेन टास्क में एंटरटेनमेंट ढूंढना सिखाया. बहुत बहुत एकदम ऐसे लीडरशिप क्वालिटी सिखाई, इनिशिएटिव लेने सिखाया. इनिशिएटिव तो लेना सिखाया. सो हाँ. जब बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन में तो वो सोचते हैं कि दिस ऑलवेज बी ए नेगेटिव फैक्टर, टॉक्सिटी, पीयर प्रेशर. सो मेरा जो क्वेश्चन का मतलब यही था कि हम उस पॉजिटिव साइड को दिखाएं कि जब आप क्लैट की जर्नी में आते हैं तो आप सीखते क्या हैं, राइट? सो बट टेल मी वन मोर क्वेश्चन, जस्ट आई एम क्यूरियस टू आस्क ए फॉलो अप क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू यू हाउ डू यू डिफाइन ए क्लैट? ये क्या है? एग्जाम है किस चीज का? किसके लिए एग्जाम बना है? ये रिक्वायरमेंट्स क्या है इस एग्जाम की? आई वुड से इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. इट्स ओके. डेफिनेटली एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. स्टडिंग का आई थिंक इसमें बहुत माइन्यूट सा रोल है. आप ओके. 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं है, आप अपने सेन माइंड से आप अपनी नर्वसनेस को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आई थिंक आप प्रॉब्लमेटिक वे में भी अप्रोच कर रहे हो पेपर. ओके. तो नेक्स्ट. इट्स पर्सनैलिटी हो गया. और इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले नहीं करता है इस एग्जाम में. आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हो चीजों को. जब मैं और देवांश पढ़ रहे थे, हम अंकित पढ़ते थे, हम लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज लेकर के आते थे, उस स्ट्रेटेजीज पे डिबेट करते थे कि किस स्ट्रेटेजी को कैसे हम लोग को अपनाना है. हम उसको डाइसेक्ट करते थे, हर एक स्ट्रेटेजी को 10-10 मिनट हम लोग उस पर बात करते, तीनों के तीनों अपना अपना ओपिनियन देते थे. फिर हम डिसाइड करते थे कि तीनों के लिए अलग अलग कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, कि कौन कौन कैसे कैसे अप्रोच करेगा. कि इंग्लिश में सेक्शंस, इंग्लिश पैसेज में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे उस पे पैसेज पे जाएंगे. उस तरीके से हम लोग वो भी पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के ऐसे ऑप्शन ऑप्शन टिक करके हम 3-4 मिनट में खत्म करके निकल जाएंगे. ओके. सो इट्स एग्जाम ऑफ स्ट्रेटेजी वेयर एवरीथिंग बी वेरी क्लियर. एंड तीन लोग का जो ट्रिपलेट्स है जो फ्लेम्स में बना, उदय फ्लेम्स से पहले भी थी, उदय, देवांश एंड अंकित, इसलिए आप तीनों जा भी रहे हो. 2 इन आई गेस एनएस बैंगलोर, 1 फॉर श्योर इन लालसार. ये चांस बन रहा है इस बार. सो आई होप दैट तीनों एक कॉलेज में होते ज्यादा मजा आता. लेकिन थोड़ा सा के डेफिनेटली. लिए या सो नो टेल मी उदय कि आपके स्ट्रेंथ क्या थी, आपके वीकनेसेस क्या थी? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आई वुड से कॉन्फिडेंस मेरा स्ट्रेंथ था स्टार्टिंग से. ओके. कॉन्फिडेंट गाय. मैं स्टार्टिंग से एक्सट्रोवर्ट था. सो स्पीकिंग वीकिंग में मेरा अच्छा खासा सीन था. तो मैं कॉन्फिडेंस मेरा एक अच्छा, मेरा कह सकते हैं स्ट्रेंथ था, मैं इसको मान के चलता था. रीडिंग भी मेरा एक अच्छा स्ट्रेंथ था. मैथ मैंने क्योंकि 11th-12th में ली थी, तो मैथ भी मेरा एक स्ट्रेंथ था. ठीक है. बाकी जो मेरे वीकनेसेस थे वो थे स्ट्रेटेजाइजिंग. ओके. स्ट्रेटेजाइज मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाता था. और क्या कहते हैं, डिसिप्लिन मेजर प्रॉब्लम. डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था. एंड सेक्शन और वाइज क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस थी? कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग था, कौन सा आपका वीक था सेक्शन? सेक्शन सीआर. सीआर मेरा बहुत वीक था. सीआर पे ओके. इनफैक्ट मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता था, ऐसा मैंने बोल के गया था, जबकि मेरे सीआर में सबसे ज्यादा आए थे एक्चुअल फ्लैट में. लेकिन सीआर पे मैं बिल्कुल एकदम ट्रस्ट नहीं करता था. सीआर मेरा बिल्कुल भी नहीं था. और सीआर हो गया. जीके. जीके मुझे बहुत मंडेन सा टास्क लगता था. उसको हम लोग ने इंटरटेनिंग बना दिया था, बट वो बहुत फिर भी बहुत मंडेन सा टास्क था उसको पढ़ना, बहुत ही. इसीलिए मैं जीके एक मेरी वीकनेस थी और सीआर मेरी वीकनेस थी. और जीके इनफैक्ट जब मेरे सामने क्लैट का पेपर आया था,
तब मैंने देखा ऐसे पलट पलट के, मैंने 1 मिनट में ऐसे पन्ने देखे, उस बाद मैंने देखा कि जीके अनप्रेडिक्टेबल आ गई है। सब यहाँ पे कोई और बच्चा होता वो ऐसे कोई ऐसे परेशान हो जाता क्या हो गया। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि भाई अब तो मैं 4 पे खेल जाऊंगा, बाकी अब तो कट ऑफ नीचे गिरेगा और मैं 4 पे खेल जाऊंगा। ये वेरी मेरी गुड, फीलिंग थी अंदर से। वेरी गुड फीलिंग। सो आप जब मॉक देते थे तो किस वे में मॉक को अटेम्प्ट क्या कर रहे थे? व्हाट्स योर स्ट्रेटेजी व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक? सेक्शन वाइज। फॉर एग्जांपल? सेक्शन वाइज मतलब सेक्शन वाइज बताना। हाँ, किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट क्या करते? मॉक आया, सपोज हम्म, मॉक है, तो कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो उस मॉक को देने से हाँ, पहले? मॉक सबसे पहले हम लोग 2 घंटे में नहीं देते थे। ठीक है। 2 घंटे में मॉक देना बेवकूफ़ी है। हम्म, आप अब उतने अटेम्प्ट नहीं पड़ेंगे आपके क्लैट के पेपर में, अगर आप 2 घंटे में पेपर वो दे रहे हम्म, हो। नॉर्मल एवरेज अटेम्प्ट नहीं पड़ेंगे जितना आपके पढ़ते हैं। हम देते थे मॉक 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा 55 मिनट। 1 घंटा 55 मिनट नॉर्मली देते थे। 1 घंटा 50 मिनट में दिया है आपने, दिलवाए हैं हम लोग 1 घंटा 50 मिनट में, हम्म, वो भी अलग उसकी कहानी है। 1 घंटा 55 मिनट में देते थे, उसमें ओएमआर फिलिंग साथ में थी, नेम रोल नंबर सब भरते थे। नेम उसमें आया नहीं था खैर क्लैट के हम्म, पेपर में, ये देख के भी बहुत खुश हो गए थे कि नेम आया नहीं ले है। बात दे। नेम रोल नंबर सब कुछ भरते थे, कॉन्टैक्ट नंबर सब भरते थे। और उसमें फिर 1 घंटा 55 मिनट देते थे। ऐसे हम्म, जब मॉक सामने आता था तो हम पहले हर एक सेक्शन को ऐसे पलट पलट के देखते थे। नॉर्मल मेरा जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो थी, सबसे पहले लीगल पे मैं एंटर करूंगा, हम्म, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल बेस्ड होता है, उतनी रीडिंग उसमें होती नहीं है, तो मैं थोड़ा ऐसे ग्राइंड हो जाऊंगा पहले ही। हम्म, हम्म, ठीक है, फिर मैं इंग्लिश पे रीडिंग सेक्शन पे अच्छा कर पाऊंगा, तो मैं ऐसे प्रेफरेंसेस पिकअप करने वाला पूरा पॉइंट था, इसलिए मैं लीगल अटेम्प्ट करता था पहले। ठीक है। फिर मैं सेकंड पे आता था जीके पे। हम्म, ये मेरे 2 सेट थे, हमेशा मैं इस पे जाऊंगा। इसके बाद मैं उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके रखा था, डिपेंडिंग ऑन द मॉक, द ओके। डिफिकल्टी ऑफ द मॉक। हम्म, अब अगर इंग्लिश टफ आती है तो मैं सीआर पे जाऊंगा, लॉजिक पे आऊंगा। ओके। और अगर इंग्लिश टफ आ रही है, इंग्लिश हम्म, आसान आ रही है जिसमें दिख जा रहे हैं मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आई मीन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपके आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर उसमें एक पैसेज में अगर 2 से 3 से ज्यादा 2 से 3 अराउंड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब वो आसान पैसेज है। और अगर वो मुझे दिख जा रहा है तो फिर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, उसमें मेरा सबसे ज्यादा स्कोर भी आता, सबसे कॉन्फिडेंट सेक्शन मेरा इंग्लिश ही था। ओके। मैं इंग्लिश पे जाता था। उसके और मैथ्स मैथ में कभी कभी मैं मैथ को बीच में रख देता था, इंग्लिश और सीआर के बीच में मैथ हम्म, रख देता था। या हम्म, फिर कभी कभी मैं मैथ को एंड में डाल देता था, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी, और या फिर मुझे कोई ब्रेक चाहिए रीडिंग की, तो मैं हम्म, मैथ को ऐसे रखता था बीच में। अगर मैथ बहुत ईजी है तो मैं मैथ को लास्ट में रखूंगा, मैथ को बीच में रख दूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा और मुझे स्कोर भी मिल जाएगा, हम्म, दोनों चीजें हो जाएंगी। अगर मैथ डिफिकल्ट है तब मुझे मालूम है कि मैथ में ऐसा बंदा हूँ कि अगर मैं मैथ में कूद गया, मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं 25 मिनट निकाल लूंगा उसमें, तो ओके। मैं पहले ही जज कर लेता था और मैं हम्म, सीआर पे चला जाता था। उसमें मैं फिर भी ठीक ठाक आ जाएंगे, मैथ में तो कुछ भी नहीं आएंगे। हम्म। इसीलिए मैथ का यही गेम प्ले होता था। I mean, you are तो मैं totally playing with the mind. या Right. डेफिनेटली। Yeah, so the how you strategize and something like that कि इसलिए फिल्म्स का मैंने कल्चर ही बनाया कि you have to give the mock in 1 hour 50 minutes, sometimes 1 hour 55, including OMR, sometimes excluding OMR. You have to fill the OMR ताकि बच्चे अवेयर हो जाए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ मिथ कि 2 घंटे में 2 घंटे का ही पेपर मिल ही नहीं सकते, इन्विजिलेटर आएगा, साइन करवाएगा, क्लास में कुछ हो सकता है, तो प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट कंडीशन की जाती है, राइट? डेफिनेटली। ठीक है। बट माई वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज जनरली मेरे से बच्चे पूछते हैं कि लीगल के लिए क्या पढ़ना है, लीगल में तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई नॉलेज का आता नहीं है। क्या आपको लगता है कैन वी डू लीगल विदाउट हैविंग ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई सो? अगर आप स्टडी करें हम्म, इस बार का क्लैट का पेपर, पिछले साल का क्लैट का पेपर, उसके पिछले जितने साल के भी क्लैट के पेपर आप स्टडी करेंगे, हम्म, आपको समझ में आएगा सबके कंसेप्ट, सबके प्रिंसिपल्स, सबके आंसर्स सेम है। हम्म, अगर आप पीवाईक्यू पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हैं, अगर आप नॉलेज पहले से लेके बैठे हैं, अगर आपको एक अच्छा बहुत अच्छा नॉलेज, जैसे थेफ्ट मेरा सबसे फेवरेट, पूरे जितने टॉपिक्स में कहूंगा सारे अलग अलग लॉज में सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा थेफ्ट था। हम्म, थेफ्ट का कोई भी क्वेश्चन उठ के आता था, सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे थे, थेफ्ट के एसेंशियल्स मुझको याद है, हम्म, इस लेवल पे मैं था थेफ्ट पे। तो थेफ्ट के क्वेश्चंस एकदम मुझे रटे हुए हैं, तो मैं ऐसे अगर मेरे सामने थेफ्ट का पैसेज आता है तो मैं पैसेज रीड ही नहीं करूंगा, ऐसे मैं ऊपर से पैराफ्रेज कर दूंगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा इग्नोर कर दिया। मैंने मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लूंगा पैसेज को देखने में, ऐसे मैं पैसेज देखूंगा, हम्म, एसेंशियल देखूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं, बहुत ठीक है। रेयरली होता है बट हम्म, कभी कभी प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं। तो मैं ऐसे करके देख लूंगा और फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने निकल जाऊंगा, और क्वेश्चन पीवाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीवाईक्यू ही होंगे, हम्म, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा और वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, और फिर उस हिसाब से मैं अटेम्प्ट करता चला जाऊंगा। 2 से 3 मिनट में अगर थेफ्ट का पैसेज आ रहा है, 2 से 3 मिनट में खत्म।
एक कन्वेंशनल पैसेज 2 से 3 मिनट में खत्म, 5 से 6 मिनट उसमें देने की जरूरत नहीं है। ये ओके रोल प्ले करता है नॉलेज। जैसे आपके अगर 8 पैसेज हैं, आपके 6 आ रहे हैं कन्वेंशनल और आपके 2 आ रहे हैं अनकन्वेंशनल, जो बाहर से आ रहे हैं। मान लीजिए आपका आ गया स्पेशल मैरिज एक्ट, कुछ भी आ गया, मैं ऐसे वो भी पढ़ना चाहिए फैमिली लॉ है, बट मैं कुछ भी कह रहा हूँ, कुछ भी अगर आ गया, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी, कुछ मॉक्स दे देते हैं, तो अगर वो आ गया तो 6 पे आप 2 से 3 मिनट का, अगर पूरा 2 से 3 मिनट, चलिए 4 ले लेते हैं, 6 4 24, आप 24 मिनट में 6 पैसेज खत्म कर दिए, आपके पास 11 मिनट है 2 अनकन्वेंशनल पैसेजेस। ये आपका फायदा हो जाएगा। Okay, got it. And what's the strategy to solve the critical legal reasoning, where they ask the inferred, where about the strong argument of the passage in the legal reasoning section? What's the strategy regarding that? या लीगल रीजनिंग में अगेन थेफ्ट का एग्जांपल लेता हूँ। 4 ऑप्शन आएंगे, अगर 4 ऑप्शन एसेंशियल्स के एकदम अगेंस्ट आते हैं तो वो तो डायरेक्ट निगेट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैराफ्रेज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निगेट हो जाएंगे। अगर आपका नॉलेज होगा तो आपका फायदा होगा, नॉलेज नहीं होगा आपको रीड करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ओके गॉट इट। सो बट माय वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर कोई कन्वेंशनल पैसेज नहीं आया, किसी जजमेंट का पैसेज आया और हम उस जजमेंट से अवेयर नहीं है समहाउ, तो उस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? यू गॉट ए पैसेज रिगार्डिंग, एक पैसेज आ गया था इस बार भी ड्यूअलिज्म पे आई गेस, तो अगर हम उस चीज से अवेयर नहीं है तो उस समय हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हमें पैसे को जज करना पड़ेगा, पहले हमें एक अच्छा माइंड लेना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आसान है कि मुश्किल है मेरे हिसाब से। ठीक है, और उस हिसाब से अगर कठिन है तो मैं इसमें 3 अटेम्प्ट करूंगा फैक्ट प्रिंसिपल वाले। ओके क्योंकि अगर वो हार्ड है और अगर आप क्रिटिकल लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो 90% आप उसे गलत करोगे, गलत कर देंगे। So what I am concluding that if you got something not comfortable on your side, don't try to attempt the maximum which you can with the full accuracy. पांचों के पांचों अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, 5 में से 3 अटेम्प्ट कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, और जो मैक्सिमम आउटपुट है वो निकाल लो। ठीक है, परफेक्ट। वो सबके लिए अब कंफर्टेबल नहीं होगा, सबके लिए इशू आएगी उस पे। परफेक्ट, ठीक है। So my no, that's something very interesting. So how did you prepare for critical reasoning? Any books you want to suggest? Any something like that? book that really helped me was GMAT की जो वो आती गाइड आती, मैंने पूरा कभी सॉल्व नहीं किया मैनहट्टन, पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया। उसके कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आपको सीआर की बेसिक्स अच्छे से आती है, GMAT का अगर आपने अच्छे से सॉल्व करके रखा है, अच्छे से नहीं ठीक ठाक आपने अगर सॉल्व करके रखा है, तो क्रिटिकल लीगल रीजनिंग में आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी अगर अनकन्वेंशनल आ रहा है, क्योंकि नॉलेज का फिर रोल प्ले होगा नहीं, अगर क्योंकि आप फिर अच्छे से डिड्यूस कर पाओगे प्रिंसिपल्स को। आपको क्रिटिकल लीगल नहीं, आपको अच्छे से तोड़ना पड़ेगा प्रिंसिपल को, रिड्यूस करना पड़ेगा। आप डिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत कर दोगे। और अगर आपने अच्छे से रिड्यूस कर दिया, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपका वहां हेल्प हो जाएगा, वो आप उस क्वेश्चन को सही कर दोगे। ऑल्सो आप अनकन्वेंशनल पैसेजेस के लिए आप रेगुलर रीडिंग करिए, लाइव लॉ की, बार एंड बेंच की, जजमेंट्स पढ़िए, यहाँ पे भी नॉलेज का रोल प्ले हो जाएगा, थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा। Perfect. So my second last or third last question would be like that कि sometimes you got sometimes very less score in the mock, sometimes nearby 100. So how did you cope up with the mental state कि भाई कुछ मॉक में कम आ गया, अब ज्यादा कैसे लाएं? इसके बारे में बताओ। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं कभी मेरा हुआ ही नहीं कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। मैं इनफैक्ट कंप्लेसेंट हो सकता हूँ, मैं डिप्रेशन पे तो जा ही नहीं सकता, ऐसा मैं हूँ। मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहता था अपने स्कोर से, मेरे 58 भी आते, 60 भी आते तो भी मैं खुश रहता था कि ठीक है मैंने पिछले में तो 100 मारा है, ऐसे करके मैं हूँ। तो यही एटीट्यूड आपको रखनी है, क्योंकि इट्स अ मॉक, आप वो गया, वो कुछ नहीं कर सकता आप उसके लिए। Because I remember Uday, when you joined Flames, you were some nearby 90s and 100 on all. But when you attempted the first mock of Flames, your score was, I guess, Uday, 58. I got 58. 58. तो अब 58 आ गया, लास्ट मॉक में 100 था। इतनी ज्यादा स्कोर की फ्लक्चुएशन, तो तुमने इस स्टेज को कैसे फ्लक्चुएट किया, मैनेज कैसे किया? हाँ, सो व्हाट आई डिड, पहले तो मैं ऐसे मॉक दिया, मैं बड़ा पहले भैया इंटरव्यू लिए थे, पहले बहुत बोले थे कि भैया स्कोर वो आता नहीं किसी का 90 से ज्यादा फ्लेम्स में। हमने कहा ठीक है हम ला के दिखाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट पहले से मैं और देवांश कॉन्फिडेंट थे। हमने कहा ठीक है हम ला देंगे, और हम करने बैठे। देवांश को 68 कैलकुलेट करके आ रहे थे मैंने देवांश को बहुत सुनाया कि भाई कुछ नहीं आता तुम्हें, बेकार हो तुम, ऐसे ऐसे मैंने कह दिया, क्या यार इज्जत की बात थी। और मैंने कैलकुलेट किया मेरे 58, उससे भी कम। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई आज ही रात को बैठ के एनालिसिस करते हैं, आज ही रात को सब सॉर्ट करेंगे, निकालेंगे ग्रीवांस और हम अपना सही कराएंगे। कुछ सही नहीं हो पाए, एक भी ग्रीवांस नहीं निकाल पाए, सब पूरा मान गए कि हाँ ठीक है हम ही गलत हैं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल मॉक था वो,
उसमें हम लोग ने ऐसे नहीं लिया कि हम बैठ गए उसको 58 68 आ गए, यार कुछ नहीं आता क्या होगा, हमने ऐसे करके लिया कि ठीक है अनप्रेडिक्टेबल मॉक था, एक हमारे पार्ट में नहीं आया, हम इससे सीखेंगे, हम इससे समझेंगे कि भाई जीके अनप्रेडिक्टेबल आ सकती है, लीगल अनप्रेडिक्टेबल आ सकती है, ये सेक्शन अनप्रेडिक्टेबल आ सकता है, और अगर ये आता है तो बाकी 4 को मैं कैसे मैनेज करूं, बाकी 4 से स्कोर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन कठिन आ जाए, हाँ 2 सेक्शन कठिन हो सकते हैं, बाकी 3 आपके साइड साइड होंगे, और 3 पे आपको खेलना है, फिर 3 पे आपका स्कोर बैठाना है, और वही मैंने सीखा, वही मैंने सीखा, और उसी पे हम लोग, मैं और देवांश हमेशा, मैं देवांश अंकित हमेशा ऐसे ही चलते थे कि हंसते खेलते हुए मॉक से निकालना है, कोई स्कोर पे फंसना नहीं, स्कोर पे फंस गए तो फिर बहुत गंदी साइकिल होती है वो, फिर उससे निकल नहीं पाओगे। या so that's something very inspiring. So my last question would be that what should be your success mantra those who are going to appear for the CLAT 2023 success mantra from Uday Banerjee? यार बहुत बड़ी बात कह दी, इतना मतलब हुआ नहीं है, इतना मैं ऊपर पहुंचा नहीं हूँ, बट स्टिल आई वुड से टेक चिल, आराम से पेपर पेपर दो, ऐसा इतना वर्किंग पेपर नहीं है, पेपर एक नॉलेज का पेपर है, थोड़ा बहुत नॉलेज का पेपर है और रीडिंग का पेपर है, इस तरीके से आपको बहुत उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको आपको कॉन्फिडेंट, आपके अपना माइंडसेट आपको अच्छे से बना के रखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी का पेपर है, तो आराम से चिल करते हुए प्रिपरेशन, हंसते खेलते हुए प्रिपरेशन करिए, हंसते खेलते हुए एकदम चिल मारते हुए प्रिपरेशन करिए, इतना लोड मत लीजिए, और आपको अगर क्लासेस की दिक्कत है, शानू भैया बैठे हैं, कोई वो बात ही नहीं है, नॉलेज की दिक्कत है, शानू भैया बैठे हैं, कंसेप्ट की दिक्कत है, शानू भैया बैठे हैं, और ये भी एक चीज है कि हम लोग को अगर कोई दिक्कत होती थी ना कि ऐसे बहुत स्कोर कम हो गया, कुछ हो गया, तो आदमी एक दो बजे रात के क्लास करा दे रहा है कि आओ बैठते हैं, देखते हैं मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या तुमने गलती करी है, ऐसे करके बैठ के मॉक सामने बैठ के खोल के एनालाइज, वही सेम मॉक किसी भी कोचिंग का ऐसे खोल के हमारे सामने बैठ के एनालाइज कराते थे, फिर क्लासेस तो अलग ही होती थी, क्लास में तो हंसते ही रहते थे, ऐसी ऐसी क्लास लिखनी आधे आधे घंटे हंसे, तो पूरा वो रहता था, तो यही पॉइंट है कि आप कॉन्फिडेंस एकदम रहिए, कॉन्फिडेंस से रहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, और एंड लास्ट में रीडिंग एकदम के बारे में कॉन्फिडेंस से बताओ, बैठे। बच्चों को सोचते कि मेरे अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो रहे हैं, 70-80 अटेम्प्ट है, रीडिंग में इशू, इसके लिए क्या किया जाए? इट्स अ पेपर ऑफ अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आपको, आप चाहे वो गलत क्यों ना जाए, आप स्टार्ट तो करिए, अटेम्प्ट बनाने से स्टार्ट तो करिए, वो अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा, कोई भी ऐसा, मैं कहूंगा टीयर 1 जाने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो 130 से कम अटेम्प्ट रखा होगा, डेफिनेटली वो गया होगा उसका अटेम्प्ट, उसका था 130 प्लस, और ये पूरा पेपर ही अटेम्प्ट का है, आप अगर 140 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सोचिए कि आप 30 कम सोचिए तो आप 110 पे आ सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छी एक्यूरेसी खेली एक्यूरेसी तो, करिए, हाँ डेफिनेटली। तो एंड आपका है। and the concluding remark that how was your journey in Flames Academy? इट वाज वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। मैं एक एक क्लास में, एक सीआर की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में, लीगल की क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, उस 40 बच्चे में सबके एक ही लाइन पे, एक ही प्रिंसिपल पे सबके सब डिबेट करे जा रहे हैं, एक एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बात कर सको, डुअल पेडागोजी चल रही है, जहाँ पे 2 लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, वन वे कन्वर्सेशन नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ समझ रहे हो, Yes, Uday. आप भी डिबेट कर रहे हो, सामने वाले I guess there भी is some डिबेट कर internet रहा issue from your side. Wait. Yes, Uday. Tell me. Yes, Uday. Tell me. है। या सो द जर्नी इन फ्लेम्स हैज बीन वंडरफुल, आई मीन एक एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे 40 बच्चे आए, और एक ही कोई भी क्लास हो, लीगल क्लास हो, सीआर क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, उसमें सब बैठे हैं एक ही लाइन पे 10-10 बच्चे ऐसे डिबेट करे जा रहे हैं सामने से, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई ठीक है, आप डिबेट करो, भले ही आप कितने बेकार आर्गुमेंट्स दे रहे हो, पर एटलीस्ट आप आर्गुमेंट्स दो, आप स्टार्ट तो करो, बात तो करना, खुद को खोलना तो स्टार्ट करो, एक लॉयर की तरह सोचना तो स्टार्ट करो। सो एक वैसी डुअल पेडागोजी क्लास हो रही है, ऐसे वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो सामने वाले को, वो पढ़ा रहा है, आप देख रहे हो, एक आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है, वो ऐसे 2 लोग बहुत बेकार बेकार आर्गुमेंट्स मार रहे हैं, लेकिन फिर शानू भी ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ गलत कर रहे हैं पर बोल रहे हैं, ऐसे करके एक पूरी हमारी एक ओवर आर्किंग अथॉरिटी बैठी है एकदम, एक मैं कहूंगा ये जो पूरा था ना, और एक और जो रूल थी कि आपको वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा, आप वरना क्लास में नहीं बैठ सकते, ये पूरा, आप पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस के थ्रू आप आते हो वीडियो ऑन करके, बहुत इफेक्ट डालता है, आपको लगेगा छोटी चीज है पर पर्सनैलिटी बहुत इफेक्ट डालेगा, वो डाले। ये पर्सनैलिटी पे, हाँ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, खुद पे सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, आप आओगे बात करने आओगे, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद पे भरोसा होगा अपने आर्गुमेंट्स पे, फिर आप रीजनिंग पे अपने शक नहीं करोगे, एक डेफिनेटली। पूरा पूरा एक पूरा एक अलग ही जर्नी थी, एक अलग ही जर्नी थी फ्लेम्स।
Yeah, definitely. That's why ना we always have to focus that it should be very interactive class. क्योंकि टाइम बदल गया, ये वो टाइम नहीं है अब कि बस फैकल्टी आया बोला बच्चे सुने. नाउ इट्स वेरी यंग जनरेशन. यंग जनरेशन में इंटरेक्शन होनी चाहिए, यंग जनरेशन में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. जनरेशन में ना बात नहीं होगी तो फिर कभी विवाद नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, आइडियाज नहीं निकलेंगे. एंड वी ऑलवेज प्रमोट कि वो चीज क्लास में बनी रहे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे जब भी आते हैं तो लॉ एक बहुत ही पर्सनालिटी का एक फील्ड, इट्स ए फील्ड ऑफ पर्सनालिटी. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर उस इंस्टीट्यूट ने पर्सनालिटी आपकी ग्रूम नहीं की और आप वेट करो कि कॉलेज में किसी में भी जाएंगे वहां पे ग्रूम करेंगे, आई गेस इट्स समथिंग नॉट नो राइट इन द राइट वे. लॉ इंस्टीट्यूट का मतलब ही है कि जहां पे आपकी पर्सनालिटी डायनामिक्स, जब तक पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस ग्रूम नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे अपने कॉन्फिडेंस में. वीडियो ऑन करने का मकसद ही यही रहता है कि भाई आगे खुलो, तो आगे सामने तो आपको कि हमेशा एक होता है क्लास में बच्चा जो दब के पीछे छुप के बैठा रहता है, आई स्टिल रिमेंबर कि पीछे बैठा हुआ है, टीचर मुझे को देख नहीं ले. और वी आर वेरी फार अवे, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो अक्सर ये डर लगा रहता है कि हम लोग कहीं आए नहीं आए. तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. सो बट अगेन उदय, ये प्रोसेस हमारी है एंड यू एंजॉयड द लर्निंग. यहाँ पे कभी तुम्हें बोरियत नहीं हुई इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर नहीं. सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू उदय एंड योर फैमिली. कैसा है घर का माहौल उदय? अरे बहुत अच्छा है. मेरी मम्मी अभी अभी तो आके गई. मेरी मम्मी लिटरली रिलेटिव्स को फोन कर करके बता रही हैं, और ऐसे भी नहीं बता रही हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा बच्चा ये आ गया, ऐसे कर बता रही कि आपके आशीर्वाद की वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि मेरे बच्चे की I-29 आ गई है. ये स्टेटमेंट है, इस लेवल पे बर्निंग चल रही है. अरे आई होप दैट जितने भी एडिट सुने हो उनके घर खाना अच्छा बना हो, ओनली हो. ये आलम है, ये बहुत बढ़िया. हार्ड वर्क, दैट्स द थिंग अबाउट हार्ड वर्क. जब ये हार्ड वर्क होता है तो लगता है कि यार बहुत खराब लग रहा है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, मगर जब रिजल्ट आता है ना, ये एग्जैक्ट मोमेंट जब मैंने देखा था कि मेरी I-29 है और मेरे पापा ने ऐसे थपथपाया था पीठ पे, दैट एग्जैक्ट मोमेंट, वैसे बहुत तेज थपथपा दिया था, पीठ दर्द हो गई थी, बट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, आई मीन सारे स्ट्रगल, सारे सैक्रिफाइसेस, सारी चीजें सब छोटी लगती है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं क्लैट दे के निकला था ना, जब मैं पिछली बार क्लैट देखा था बहुत थका आ रहा, 119 अटेम्प्ट, ऐसे परेशान एकदम. जब मैं क्लैट दे के निकला था ना, तब मुझे समझ में आ गया था, उसी वक्त पेपर देते समय में समझ में आ गया था कि मैंने निकाल दिया पेपर. yes. और जब मैं ऐसे दे के आ रहा था, मैं जब ऐसे कॉलेज से निकल सेंटर से निकल रहा था ऐसे मुस्कुराते हुए हंसते चेहरे के साथ, तब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी उस पार रोड से, और मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट, आई मीन इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. वो मोमेंट मैं बार बार रिलीव करना चाहता हूँ. वो ऐसा मोमेंट था मेरे लिए. डेफिनेटली जब तूने कॉल किया कि भैया मैंने फोड़ दिया, बस लाइक अभी तो रिजल्ट वाले तो नहीं हो गया, साला पढ़ाया हुआ फंस गया. ऑल इंडिया मॉक का क्वेश्चन जो आपने दिया था मैरिज वाला, दो मैरिज के मैसेज देखे आंखों के सामने, मैंने कहा वाह भाई क्या बात है. वो भी प्लेस ऑल इंडिया मॉक के. मैं लाइक ओके फाइन. जीके क्वेश्चन है वो सब, मैथ के भी जो सेट आ गए वो भी सिमिलर आ गए. So that's something beyond. I'm so happy, so proud of you Uday, and many congratulations again. I hope that same challenge Bangalore में भी चमकते रहा. या एक और पॉइंट था, एक और फ्लेम्स की खासियत है कि जो इनका मेंटोरशिप जो पूरा प्लान चलता है कि हर एक को मेंटोर अलॉट किया जाएगा. मुझे मिली थी तनिष्का, उसको मुझे रोज रोज भेजना पड़ता था मॉक स्कोर्स, और वो भी चाहे जितने गंदे मॉक स्कोर्स हो, मुझे रोज एक ऐसे जलीलियत सी होती थी कि अरे यार 61 आए पर भेजना पड़ रहा है. तो उसमें फिर वो बोलती थी कि ये क्या स्कोर है, ये क्या है. फिर वो पूरा ऐसे प्रोसेस में सोचता, क्योंकि जब मैं लिखता था तब मुझे ऐसे वो होता था, रीइंफोर्स होता था कि भाई ये स्कोर है, ये स्कोर है. फिर मैंने और तनिष्का ने बात करी आधे घंटे तक कि हमें ग्रामर पे कैसे फोकस करना है, इंग्लिश पे कैसे फोकस करना है. वो पूरा स्ट्रेटजी, माइंडसेट, आई मीन that flames, that just flames. Definitely. Nurturing is something very different, right? आए पढ़े is something different, but nurture कर रहे हो आप बच्चे को, one to one बात करो, something very different, and we are trying to promote these things. So Uday, again, endless Bangalore में फोड़ते रहना, always do the best, right? Definitely. So thank you so much for being here. Thank you so much for your time, Uday. Signing off. Thanks a lot, Bhaiya. Thank you.